हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 2 मई 2020 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की तारीख के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम को इंक्लूड करेगा, जैसे कि ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ठीक है, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम हुए, पुलिस के एग्जाम हुए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीएपीएफ, जो भी है एग्जाम, वो सभी को इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। उससे पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे कि आज मान लीजिए मई डे है, आज 1 तारीख है, 1 मई है आज, मान के चलिए, तो आज 1 मई है तो लेबर डे है, तो उसमें ना वो सारे डे गिना दें कि 2 मई को ये होगा, 3 मई को ये दिन मनाया जाता है, 4 मई को ये, 5 मई को ये, और आपका 5 जून को ये। तो उसमें ऐसे 10, 15, 20 दिन गिना देंगे कि अब आप खुद ही बताइए कि आपकी इतनी कैपेसिटी है। एक तो वैसे ही करंट अफेयर्स का सिलेबस इतना वाइड होता है, पर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप उन सबको याद रखो। वैसे इतना याद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि उतना सारा कुछ जो पढ़ता है वो याद रख ले। तो इसलिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हम याद रख सके, माइंड में रिटेन कर सके। क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो तो अननेसेसरी हो जाएगा ना, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो इसलिए आप उतना ही पॉइंट पे फोकस करो जितना आप याद रख सकते हो। अननेसेसरी एक्स्ट्रा पढ़ने से या पीएचडी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी पूरे साल में जितने भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, सब कुछ तो उसमें कवर हो ही जाता है ना। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। जो करंट अफेयर आया है उसके बारे में ओवरऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आज मई डे है तो अब 2 तारीख को, 2 मई को कौन सा डे होगा, 3 मई को कौन सा होगा, 4 मई को कौन सा होगा, वो एक दिन में ही हम सब पढ़ ले। वो तो आगे हम पढ़ ही लेंगे ना। ठीक है, आगे चलिए, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आगे हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज। देखिए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, जो इसे हम बोलते हैं हिंदी में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है, उसने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें इसी के अंतर्गत एक और चैलेंज आयोजित किया गया जिसका नाम है इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो हमारी सड़कें है उसे हमें साइकिल फ्रेंडली, वॉकिंग फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली बनाना है, जिसपे हम आराम से साइकिल चला सके, वॉक कर सके और बच्चे आराम से उसके साइड में चल सके। तो इस तरह का हमें वो बनाना है। अब ये जो चैलेंज है, ये अवार्ड किस किस ने जीता है, कितने शहरों ने जीता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 11 शहरों ने स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज अवार्ड जीता है। 11 शहरों में कौन कौन से? औरंगाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, कोच्चि, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, कोहिमा, उज्जैन और विजयवाड़ा। और 10 शहर जिन्होंने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अवार्ड जीता है, उसमें कौन कौन से? बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला और वडोदरा, वारंगल। अब देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या इतने नाम हमें याद रह जाएंगे? जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसा क्वेश्चन होगा? अब ये आप निश्चिंत हो जाइए कि ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगा कि सारे ही उसके नाम पूछ ले, क्योंकि आपने कुछ एग्जाम दिए भी होंगे, आपने कई एस्पिरेंट ने कुछ एग्जाम दिए होंगे जिसमें ऐसे सारे नाम नहीं पूछता। वे बस एक दो फेमस नाम पूछ लेगा या कुछ नाम मिक्स करके पूछ लेगा कि ये था। मगर आपने अगर ये करंट अफेयर पढ़ा है, 1-2 बार पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आप उसे आसानी से टैकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अवार्ड है, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। ये क्या है कि जो बचपन का जो हमारा पड़ोस होता है उसे अनुकूल बनाने पे ध्यान देता है, और इससे शहर को हम एक अगले स्तर पर लेके जा सकते हैं। इसमें 60 शहर की एजेंसियों ने भाग लिया है, जिसका उद्देश्य शिशुओं के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। शारीरिक मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक, आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोलॉजिकल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ में सुधार, डेवलपमेंट करने से लेके इसको चलाया गया है। जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अवार्ड जो हमें दिया गया है, ये इसको प्रोत्साहन देता है। इसमें किस किस चीज़ को पॉइंट किया जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें पार्क आ जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय आ जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाली जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में, जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं उनके बारे में। नर्सिंग केबिन हो गया, जैसे खेलकूद का क्षेत्र हो गया, और आपके बाग उद्यान जो होते हैं, और सार्वजनिक संस्थान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा हाइब्रिड आतंकी के बारे में, और जिन्हें हम हाइब्रिड आतंकी, हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं। आखिर ये हाइब्रिड आतंकी, हाइब्रिड टेररिस्ट कौन होते हैं? देखिए, आतंकवादियों का एक समूह होता है जो कि 1 या 2 मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें हायर किया जाता है। ये नॉर्मल आदमी होते हैं, एक टाइप का एक मजदूर क्लास बोल लीजिए। ये एक तरह से
आतंकवादियों के समूह की सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जो आतंकवादियों को अगर आप हथियार प्रोवाइड करवाने, तो आतंकवादी अपने साथ हथियार लेके आएंगे। अब उसे 24 घंटे तो लेके चल नहीं सकते, क्योंकि खतरा रहता है कि जो आपकी आर्मी है वो पकड़ लेगी उसको, और इस तरह से क्या होगा, तो वो पकड़े जाएंगे। उनका जो उन्होंने मिशन बनाया था अंजाम तो दे नहीं सकेंगे। तो इसलिए बड़े खुफिया तरीके से काम करते हैं, और उसके खुफिया तरीके से काम करने के लिए उन्हें दूसरे आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि दूसरे आदमी जो है वो आतंकवादी नहीं है, मगर उनकी सहायता लेते हैं। जैसे किसी दुकानदार की सहायता ले ली, या कोई मुखबिर है जो उन्हें सूचना दे सके, इन्फॉर्मेशन दे सके कि भाई पुलिस यहाँ पे है, यहाँ पे ये पाबंदी है, और यहाँ पे ये पुलिस यहाँ पे तैनात खड़ी है इस चुंगी पे, तो आप उधर से मत जाना, इधर से जाना, या आप हमारे यहाँ पे ये रख दीजिए, और आप कल आके अपने असले को, हथियार को ले लेना। तो उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बताया कि आतंकवादी जो ये हाइब्रिड आतंकवादी है, वो कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये स्पेशली आतंकवादी है, इन्हें इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, नहीं, ये तो सिर्फ इन्हें इनकी सहायता करते हैं, 1-2 मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें एक तरह से हायर किया जाता है। ये अस्थायी रूप से, अनुबंध रूप से एक तरह के मजदूर होते हैं। ये आतंकवादी समूह का ये हिस्सा नहीं होता है बिल्कुल भी। अब भारत में हाइब्रिड आतंकवादियों की जो स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर सबसे बड़ी जो समस्या है ये आतंकवादियों की कहाँ पे पनप रही है और कहाँ पे जड़ जमा चुकी है, वो जम्मू कश्मीर में जमाती जा रही है। ठीक है, ये क्या है कि जो ये समूह है, राजनीतिक कार्यकर्ता और आपके नागरिक और अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग होते हैं, उनको ये पकड़ के, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको पकड़ के उन्हें हाइब्रिड आतंकवादियों में बदलने की कोशिश करते हैं। जो हाइब्रिड आतंकवादी होते हैं, इन्हें एक तरह का कट्टर बना दिया जाता है कि कहते हैं ना कि जिहाद के लिए मरना, कि वो कुछ नहीं सोचते कि हमारे आगे पीछे कौन है, बस अल्लाह अकबर का नाम लेके मर जाओ। ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे हम बेचारे क्या नाम जो निर्दोष लोग हैं उनको मार रहे हैं, बस ये इनके माइंड वॉश करके इनको क्या किया जाता है। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें जो बिट्टा कराटे है, वो उसको वही तो है, एक तरह का वो हाइब्रिड आतंकवादी है। वो हम एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये इस तरह के इसे हम ये भी बोल सकते हैं स्टैंड मोड पे रखा जाता है, ये स्टैंड बाय मोड पे रखा जाता है। स्टैंड बाय मोड क्या होता है कि आपका इस पे रखा जाता है कि हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे। आप आतंकवादी नहीं हो, मगर आप हमारी मदद करोगे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ठीक है, इसी ये नहीं कि सही टाइम पे जब इनको लॉन्च करना होता है तब इनको ये बुला लेते हैं। ठीक है, और इन्हें मारने के लिए इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते एक कंसेप्ट और आता है नार्को आतंक, यानी कि नार्कोटिक्स टेररिज्म। इसमें क्या है, ये नार्कोटिक्स टेररिज्म में क्या है, नशीले पदार्थ बेच के, फैला के, जैसे कि आप पंजाब में देखते हो, कश्मीर में देखते हो, अफगानिस्तान से जो ओपियम की खेती होती है, यानी कि आपका जो ओपियम होता है उसकी जो खेती होती है वहाँ पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर हमारे कश्मीर के थ्रू या गुजरात के बॉर्डर के थ्रू हमारे इंडिया में लोग प्रवेश करते हैं। और इवन पंजाब में तो इस चीज़ पर मूवी भी बनी है ना, जो उड़ता पंजाब है शाहिद कपूर की, उसमें यही तो दिखाया गया है कि जो ये आपका ड्रग्स आती है, ये नार्कोटिक्स मतलब क्या है, ड्रग्स है। ठीक है, नशीले पदार्थ है, इससे आपको टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। टेररिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, देखो आपको नशीले पदार्थ बेचोगे, उससे जो पैसा आएगा उसे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में, आतंकवादी गतिविधियों में उसको लगाया जा सके, इसलिए इसको बोला जाता है नार्कोटिक्स टेररिज्म या नार्को आतंकवाद। ठीक है, अब इसका पैसे का इस्तेमाल के मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए हथियार और गोला बारूद खरीदते हैं और उन्हें मुहैया कराते हैं आतंकवादियों को। और उसके साथ ही क्या होता है कि जो इससे धन अर्जित होता है उसे आतंकवादी गतिविधियों में, यानी कि आतंकवादियों को देने में, उनको, क्योंकि उन्हें भी तो पैसा चाहिए ना, कि वो ऐसे ही थोड़ी काम करेंगे कि उन्हें कहीं बेनिफिट मिल रहा होगा कि ठीक है तुम यहाँ पर बम फोड़ना है तुम्हें, हम तुम्हें 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे। ये उस आपको ग्राम पंचायत के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्राम पंचायत का नेता है, उसे मारना है। कश्मीर में यही तो हो रहा है आजकल कि जो आपके ग्राम पंचायत की जो वो होते हैं, नेता होते हैं या प्रधान होते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो कौन कर रहे हैं, ये आतंकवादी ही कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। देखिए 17 जनवरी 2022 को जो कपड़ा मंत्रालय है हमारा,
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अफेयर्स है, उन्होंने क्या किया कि विशेष फाइबर यानी स्पेशल फाइबर और जियो टेक्सटाइल के साथ मिलकर इसमें 30 करोड़ की जो राशि है 20 राजनीतिक पॉलिटिकल अनुसंधान यानी कि इंस्टीट्यूशंस को जो आपकी परियोजनाएं चलाई गई है, ये स्कीम चलाई गई है, उनको मंजूरी दी है, 30 करोड़ की धनराशि दी है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? ये परियोजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई उसमें राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी जो वस्त्र मिशन नेशनल टेक्सटाइल NTTM जो आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। 20 अनुसंधान परियोजनाओं में से जो विशेष फाइबर की जो परियोजना है उसमें से 16 को मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल है हम ये सब समझ लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में 5 परियोजनाएं शामिल है, औद्योगिक और सुरक्षात्मक क्षेत्र में 4 परियोजनाएं, ऊर्जा भंडारण में 3 परियोजनाएं, कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण में। कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण इसका मतलब हम थोड़ा सा समझते हैं। जो कपड़ा होता है, देखिए जब हम कोई कपड़ा बनाते हैं पहले तो एक सिंपल रॉ मटेरियल आता है, ये कपड़े का एक सिंपल शीट आती है। हम कहते हैं ना कि भाई थान में से कपड़ा दे दे, तो हम जो अपने कपड़े सिलवाते हैं, अब तो खैर वो चलन नहीं रहा, अब तो रेडीमेड आते हैं। पर जब हम कपड़ा कोई भी शर्ट बना रहे, पैंट बना रहे, जीन्स बनवा रहे, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कुतरन जिन्हें हम बोलते हैं, कपड़े का कुछ कचरा बच जाता है ना। अब उस कपड़े को हम ऐसे ही फेंक देंगे, वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लेगा, तो इसलिए क्या पर्यावरण को नुकसान ही करेगा ना और पोल्यूशन करेगा। तो उसका पुनर्चक्रण रिसाइकिल करना, ताकि उसे दोबारा से उसी साइकिल में लाया जा सके, दोबारा से यूज किया जा सके, या उसे वेस्ट से बेस्ट बनाना, ये एक पुनर्चक्रण का एक उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि क्षेत्र में एक परियोजना चलाई गई, तो ये जो हमारी 5, 4, 9, 9 और 3, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, ठीक है। विशेष फाइबर की जो 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है वो इन क्षेत्र में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के माध्यम से हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। ये क्या है? वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर देगा भारत को ना तकनीकी क्षेत्र में, वस्त्रों के तकनीकी क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने की एक पहल की जा रही है इस मिशन के अंतर्गत। यानी कि वैश्विक नेता यानी कि ग्लोबल लीडर, जैसे कि आजकल इंडिया का क्या है कि इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर के रूप में उभरता हुआ हमें नजर आ रहा है। वो देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, टेक्सटाइल के क्षेत्र में देख लीजिए आप, या आपका जो ग्रेन्स है यानी कि गेहूं उत्पादन है, राइस का, चावल का उत्पादन है, और आपका और भी कई फील्ड में, टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में हो गया, और मतलब इतने सारे एजुकेशन के फील्ड में देख लीजिए। बड़े बड़े हमारे इंडियन बड़े बड़े जो आदमी हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे IITs NITs से और अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, जैसे कि गूगल के CEO है, और आपका ये आपका क्या नाम है, ट्विटर के CEO है। तो ये बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग आपके किस फील्ड से निकले कि भाई एजुकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। तो हम इंडिया को अभी आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? एज ए ग्लोबल लीडर देख रहे हैं। तो वही बात है, मगर हम इस मिशन की बात करें, टेक्सटाइल की बात करता है, कपड़ा क्षेत्र की बात करता है, तो ये हम तकनीक में इतनी तकनीक डेवलप कर ले कि हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्तुत कर सके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसका लक्ष्य यही है कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, ये घरेलू बाजार है, उसे 2024 तक 40 से 50 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का है, ठीक है। और ये मिशन 2020-21 से शुरू होकर 4 साल के लिए चलेगा, यानी कि 2024, यानी कि 20 से चला तो 2024 में खत्म हो जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो कपड़ा मंत्रालय का ये मिशन चालू किया गया है, ये कपड़ा मंत्रालय से चालू किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। चिप्स यानी खाने वाले चिप्स नहीं है कि कुरकुरे और ये आपके लेज हो गए और टमाटो चिप्स हो गए और भी कई सारे चिप्स। ये चिप्स मतलब आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चिप्स क्या होते हैं? देखो, आपने IC का नाम सुना होगा। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब उस IC को इतना सा मतलब एक छोटी IC होती है, मतलब उसमें क्या है, एक ऐसा सर्किट बनाया जाता है जो कि बहुत ही इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब एक तरह से समाहित होता है उसमें सब कुछ, जैसे आपका डायोड होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, उसी के अंदर इतने माइन्यूट लेवल पर उसको सबको एक जगह जड़ दिया जाता है, इतने माइन्यूट लेवल पर इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, समाहित
कर दिया जाता है कि आपको एक अलग से बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसी को हम आईसी बोलते हैं, चिप बोलते हैं, या आप इंटीग्रेटेड, जिसे हम सर्किट फुल फॉर्म में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं। तो एक तरह का स्टार्टअप से आप जानते हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है कि वो ऐसी कंपनी, ऐसा स्टार्टअप जिसने किसी फील्ड में अभी शुरुआत की है, जिसका आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आपके नेशनल लेवल पे या ग्लोबल की तो खैर दूर की बात है, नेशनल लेवल पर भी उसका बहुत बड़ा नाम नहीं है, मगर वो अपने फील्ड में एक नया इनोवेशन लेके आई है और उसमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उनको हम स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट बनी थी, फ्लिपकार्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्टार्टअप थी 2008-9 के टाइम में, बल्कि 10 के टाइम में कहिए, स्टार्टअप थी, उसका बहुत बड़ा नाम नहीं था, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे फिनेंस मिलता गया, उसे बाहर से पैसा आता गया और क्या एफडी में वो आते गए, उसके पास पैसा आता गया, तो उसने एक लार्ज स्केल पे इस चीज़ को ले गए, तो इंडिया की और बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी बन के वो निकली है। अभी तो हालांकि जो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, पर खैर स्टार्टअप का मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारे स्टार्टअप है, जैसे कि जोमेटो। ठीक है, जोमेटो अभी क्या है, ये पेटीएम, ये सब क्या है, फोन पे, सब क्या है, एक स्टार्टअप थे, आज बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ये स्टार्टअप मतलब जब कोई आप आइडिया लेके आते हैं, उसे एक स्मॉल लेवल पर शुरू करते हैं और उसको आप आदमियों के साथ, लोगों के साथ जोड़ते चले जाते, बढ़ता चला जाता, उसे एज ए स्टार्टअप हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े पैमाने पे वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन क्षेत्रों में, देखिए ये क्या है, कंप्यूटर फील्ड के एक सिस्टम है। ठीक है, इनके बारे में पूरा एक अपना एक सिलेबस है, पूरा एक अपना एक ब्यौरा है, एक खाका है। तो ये एक सिंपल एक वर्ड में नहीं समझाया जा सकता, बस आप फिलहाल इतना समझ लिए, वीएलएसआई कंप्यूटर से रिलेटेड एक पूरा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि इनका एकीकरण करना है, मतलब एक साथ लेके आना है, एक साथ इंटीग्रेट कर देना वीएलएसआई को और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन जो क्षेत्र है उनको एक साथ करके 85,000 इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने का इसमें प्रोग्राम बनाया गया। और किसके साथ मिलके 100 स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, आरएनडीज और जो शिक्षाविद है, जो आपके टेक्नोलॉजी में या आपके जो आपके टीचर्स है बड़े बड़े लेवल पे है, उनके साथ मिलके, बड़े बड़े प्रोफेसर है उनके साथ, एमिरेट वो बोल सकते हैं, आपके बड़े बड़े जो आपके प्रोफेसर होते हैं बड़े बड़े कॉलेज के, तो उनके साथ मिलके 85,000 इंजीनियरों को आपको प्रशिक्षित करने का प्रोग्राम है ये। ठीक है, एमएसएमईज आप जानते हैं, एमएसएमईज क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये 5 साल की अवधि के लिए बनाया गया है। ठीक है, 175 ASIC यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, आईपी कोर रिपोजिटरी और चिप्स, SOC जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इस पे 20 सिस्टम के वर्किंग प्रोटोटाइप का विकास किया जाएगा। जो है प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप एक ऐसा होता है कि एक जैसे मान लीजिए आपने एक पूरा प्रोग्राम बना लिया, एक पूरा कोई ऐसा मान लीजिए इंजन, मान लीजिए आप जब जेम्स वाट ने इंजन बनाया होगा, तो सबसे पहले उसने एक इंजन जो बना के तैयार किया होगा, ऐसा नहीं कि उसे डायरेक्टली फील्ड में उतार दिया जाएगा। सबसे पहले उसका डिजाइन किया जाता है, फिर इसका मॉडल तैयार किया जाता है, उस मॉडल को वर्क में ला के देखा जाता है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो उसे फिर लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो स्मॉल स्केल पे हम उसे टेस्टिंग के लिए जो डिजाइन करते हैं उसी को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, 5 साल की अवधि के लिए प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, जो इसमें स्नातक यानी कि आपके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और जो अनुसंधान रिसर्च लेवल पे जो आदमी काम कर रहे हैं, SOC सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। किस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि ये फील्ड एक बहुत अच्छी छलांग लगा सके और वह एक बहुत अच्छा उसमें एक मुकाम हासिल कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फेबुलर डिजाइन में क्या क्या चीज़ शामिल की गई, स्टार्टअप्स के विकास के लिए भी ये मतलब इसमें मदद की जाएगी। ठीक है, अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसकी नोडल एजेंसी कौन है जो इसे कार्यान्वित करेगी, जो इसको काम में लेके आएगी, वो सीडैक है। सीडैक का आपने कई बार नाम सुना होगा, ये सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक संस्था है जो इसका काम है रिसर्च करना, और ये किसके अंडर आती है, ये MEITY के अंदर आती है। MEIT क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो बढ़ते हैं, अब जम्मू कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती से लेकर है। अब सुगंधित पौधे क्या होते थे कि सुगंध का मतलब है अरोमा। अरोमा शायद आपने कभी वर्ड सुना होगा। अरोमा वर्ड निकल के आया अरोमेटिक से। जैसे आपने केमिस्ट्री में वर्ड सुने होंगे आपके, जैसे एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जिन पौधों में एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें सुगंध होगी। और वो सुगंध कैसे फैलती है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई होता है तो जो अरोमा वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, उन पौधों से निकल के वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या है, उसकी सुगंध फैलनी शुरू हो जाती है। इसलिए उसका जो अरोमा है हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें इस पौधे से बहुत सुगंध आ रही है। जैसे चमेली का पौधा, चमेली के पौधे में अरोमा होता है क्योंकि उसके अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे केंद्र सरकार की तरफ से। बल्कि जम्मू सरकार भी इसमें क्या है, कोलैबोरेट कर रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि जो वहाँ के बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु की तरफ हम चलते हैं। कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती को लेकर उत्पादकों के लिए जागरूकता अभियान एक शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखो जैसे कि जो आपका सेंट होता है, जो खुशबू वाला सेंट होता है, डीओ होता है, इसमें एक सुगंध होती है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है। वो कहाँ से आता है, वो पौधों से ही तो आता है ना। और कौन से पौधे, एरोमेटिक प्लांट जिनमें अरोमा होता है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्यों चुना गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट वहाँ पे ऐसी है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है जो बिल्कुल अनुकूल है इन पौधों की खेती के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि जलवायु की दृष्टि से कश्मीर घाटी विभिन्न प्रकार की सब्जी, फलों और अच्छी मात्रा में पौधों की सामग्री के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जिसका उद्देश्य युवाओं को सुगंधित पौधों की खेती में शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जागरूकता किस कार्यक्रम के द्वारा शुरू की गई है, उसका नाम है भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान। इसका इंग्लिश में नाम हम कैसे लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी कि IIIM, ठीक है। अब सुगंधित पौधे क्या होते हैं, हालांकि हमने इसके बारे में जान लिया पर फिर भी हम थोड़ा सा और जान लेते हैं सुगंधित पौधे क्या होते हैं। सुगंधित पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें सुगंधित यौगिक होते हैं, यानी कि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मूल रूप से ये इनमें क्या है ना, जो एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड, देखो आपने क्या सुना होगा कि अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या वेपर की फॉर्म में होंगे, लिक्विड की फॉर्म में होंगे, सॉलिड की फॉर्म में होंगे। एक्चुअली लिक्विड की फॉर्म में होता है। लिक्विड क्या होता है आपका, ऑयल की फॉर्म में होंगे, ये ऑयली होते हैं थोड़े से, कि ये ऑयल क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये आवश्यक तेल जो कमरे के तापमान पे, यानी कि आपका रूम टेम्परेचर पे अस्थिर रहता है। अस्थिर मतलब ये वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। तभी तो देखा होगा ना आप, जैसे आप कमरे में सेंट की बोतल खोल दोगे, इस कोने में सेंट की बोतल खोलो और कमरे के उस कोने में आपको सुगंध आ जाएगी, बल्कि दूसरे रूम में भी आपको सुगंध आनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है कि वो कंपाउंड वेपर में आ गया, उसके जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है, वो जो एटम है उसके वेपर में घुल गए हैं। अब वो हवा के थ्रू एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे, एक नाक से दूसरी नाक में जा रहे, तो अस्थिर है। लिक्विड से वेपर की फॉर्म में आ जाते हैं। इसकी जो फेज है, जो इसकी अवस्था है, स्थिर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि अस्थिर एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि उसमें वो क्या नाम आपका पानी में मिक्स नहीं होते, क्योंकि जैसे ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक इन्हें बोला जाता है। गंध युक्त होते हैं, इनमें गंध आती है, मतलब खुशबू। गंध दो प्रकार की होती है, एक दुर्गंध, एक सुगंध, ठीक है। गंध का मतलब कि बुरी खुशबू नहीं है, बुरी गंध नहीं है। गंध मतलब स्मेल होती है। स्मेल दो टाइप की, दो टाइप की होती है, बैड स्मेल, एक नाइस स्मेल, यानी कि गंध, दुर्गंध और सुगंध, ठीक है। और ये क्या नाम कहाँ से हमें मिलते हैं कि फूलों से मिलते हैं, बीज से मिलते हैं, कलियों से मिलते हैं, पत्तियों से मिलते हैं, जो पेड़ों की छाल होती है उनसे, टहनियों से, फलों से, लकड़ी से, जो जड़ होती है पेड़ों की उनसे मिलते हैं, ठीक है। हमने आर्टिकल डिस्कस किया। आगे अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल UVC इन्फेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। UV तो आप सभी जानते हो कि अल्ट्रावायलेट रेज से लेकर है। अब इन अल्ट्रावायलेट रेज को 3 बैंड में क्लासीफाई किया गया, A B C, ठीक है। अभी हम C बैंड की बात कर रहे हैं, AB की
भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए जो ये बैंड होता है, जो हमारी सूरज से रोशनी आती है उसमें बैंड होता है कि आपका इतने नैनोमीटर से इतने नैनोमीटर के बीच में लेकर ये वाली अल्ट्रावायलेट रेज रहेंगी, इतने से इतने के बीच में आपकी एक्स रेज रहेंगी, इतने से इतने के बीच में आपकी जो लाइट रहेगी जिससे हम देखते हैं वो रहेगी, वो कितने के बीच में रहती है, वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है। ठीक है, अब हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जब हम साइंस का लेक्चर लेंगे या उसका कोई ऐसा आर्टिकल आएगा तब उसके बारे में हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, आगे इसमें हम थोड़ा सा जानते हैं कि भारत सरकार ने संसद में, एसी बसों में, ट्रेनों में ये प्रशिक्षण में अल्ट्रावायलेट सी डिफेंस डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी को तैनात करने की सोची है कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे, संसद में, एसी बसों में और ट्रेनों में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। इवन जो चुनाव आयोग है हमारा, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी बैठक के दौरान भी ये बताया गया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया है? CSIR क्या है? हमारी काउंसिल फॉर ये सेंट्रल आपका काउंसिल है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हम पढ़ लेते हैं। UVC टेक्नोलॉजी है, कीटाणु शोधन टेक्नोलॉजी है, कीटाणु का नाश करती है। अब कैसे करती है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी है, इसकी जो रेंज होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पे लगाने की सोची है? तो संसद में, एसी बसों में, ट्रेनों में, इनमें लगाने की सोची है। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी किसके द्वारा उत्पन्न की गई है, किसके द्वारा पैदा की गई है? ये CSIR के द्वारा पैदा की गई। तीसरा, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो सकती है, क्या होती है? इसकी 100 से 280 या 300 के बीच में होती है। पूरा एक फिक्स नहीं कह सकते कि 280 के बीच में होगी। ओवरऑल क्वेश्चन आएगा भी तो इस तरह से आ जाएगा, 100 से 300 नैनोमीटर के बीच में। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है, ये mm दे देगा, वहाँ पे मीटर दे देगा या नैनोमीटर दे देगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य मीटर में तो होगी नहीं, इतनी बड़ी तो होगी नहीं, होती है मगर इसकी बात कर रहे हैं जो हम लाइट आ रही है सूरज से उसके अंदर, मीटर में कभी नहीं होती, नैनोमीटर में आपको मिलेगी। ठीक है, या माइक्रोमीटर में मिलेगी। ठीक है, तो 100 से 300 नैनोमीटर के बीच में हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो UV प्रकाश A और B है वो वातावरण में के माध्यम से हमारे ऊपर आकर ये क्या करते हैं, ये इंसिडेंट होते हैं यानी प्रेषित होते हैं। ठीक है, अब UVB जो है वो त्वचा, जो हमारी त्वचा होती है, शरीर की जो बाहरी परत होती है उसको भेद सकता है UVB। इससे कैंसर का खतरा बना रहता है, इसलिए जो UVB है, अल्ट्रावायलेट जो B रेज है, इनको क्या नाम, ये खतरनाक रेज होती है। ठीक है, इनसे कैंसर का खतरा बना रहता है। UVC रेज है, ये ओजोन परत के द्वारा फिल्टर होकर आती है, इसलिए इनसे कैंसर का खतरा नहीं होता है, ये अच्छी होती है। इसलिए तो हम कपड़ों को जो सिखाते हैं, कपड़ों को देखो, अब आप जैसे अचार हुआ आपके घर में, या कोई सब्जी हुई, या कोई भी चीज़ हुई, जैसे कि सर्दियों में कुछ कपड़ों में स्मेल आने लगती है, उन्हें हम जब धूप निकलती है उन्हें सुखाते हैं। वो सुखाने का कारण क्या है कि हम उन्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। कपड़ों में जो भी जम्स क्रिएट हो गया है, जो आपकी UVC प्रकाश आ रहा है, UVC प्रकाश आ रहा है, वो जम्स को मार देगा, उन्हें डिसइंफेक्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हम कपड़ों को सिखाते हैं। कपड़ों को सुखाने का 2 तरीके हैं। देखो, आप घर में भी सुखा सकते हो और धूप में भी सुखा सकते हो। घर में सुखाने के 2 नुकसान हैं। एक तो जब कपड़ों को आप घर में सुखाओगे तो सबसे पहला नुकसान कि जो पानी है उसका वेपराइज होगा, वाष्पीकृत होगा, उसकी स्मेल पूरे घर में हो जाएगी। एक तो ये नुकसान है। दूसरा कि कपड़ा जो 2 घंटे में सूखना चाहिए तो पूरा दिन लेगा, या कभी कभी 2-3 दिन भी ले लेता है, तो टाइम बहुत लगता है, ये नुकसान है। तीसरा, कपड़े में स्मेल रहती है। आप देखना, कभी भी घर के अंदर ही कपड़े सुखा कर देखना, कपड़े में स्मेल रह जाएगी, वो बात नहीं आ पाती जो कि आप धूप में सुखाने में बात आती है। जब आप कपड़े को धूप में सुखाते हो तो बहुत जल्दी सूखता है, उसके अंदर जो कीटाणु रह जाते हैं कपड़े के अंदर वो मर जाते हैं, और कोई भी स्मेल नहीं रहती, यानी कि उसके अंदर दुर्गंध नहीं रहती है। तो ये धूप में सुखाने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। और डॉक्टर भी हमें सलाह देता है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन D मिलता है, और वो ऐसा नहीं कि पूरे दिन धूप में बैठना है कि वो सबसे ज़्यादा विटामिन D एक दिन में ले लो, नहीं, वो हानिकारक भी हो जाएगा, आपको कोई बीमारी भी पैदा कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन D लेते हैं, एक्सेस हो जाती है आपके अंदर, तो एक तरह की ओवरडोज हो जाएगी विटामिन D की। ठीक है, ये पारंपरिक तरीके से कीटाणुनाशक का एक उपचार भी रहा है। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका हमने बिल्कुल शुरू में एक डिस्कस किया था इसके बारे में कि इंटरनेशनल जो आपका वर्कर्स डे है, यानी कि लेबर डे हम इसे बोलते हैं। मई दिवस बोल दो, इंटरनेशनल लेबर डे बोल दो, इंटरनेशनल वर्कर डे बोल दो, ठीक है। ये 1 तारीख को मनाया जाता है। ये 1 तारीख को क्यों मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में हम सब जानेंगे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 1 मई, ठीक है। इस दिन को हम मई डे के रूप में मनाते हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल वर्कर डे, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी बोला जाता है। हुआ क्या था कि देखो, कुछ वो जो हमारे 1986 में क्या हुआ कि शिकागो, जो कि अमेरिका का एक जगह है, एक कंट्री है, सॉरी कंट्री नहीं, एक सिटी है शिकागो। वहाँ पे जो आपके जो लेबर थे बेचारे, जो जहाँ वो कारखाने में काम करते थे, वहाँ पे क्या होता था, पहले कई 12-12 घंटे, 16-16 घंटे की शिफ्ट चलती थी। अब उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि ना तो एक सही स्थान दिया जाता था बैठने के लिए, ना ही उनकी छुट्टी मिलती थी उनको, ठीक है। लंच करने का टाइम उनका कुल 10 से 15 मिनट होता था, ठीक है। और जहाँ पे वो खड़े होकर काम करते थे वो जगह बहुत गंदी होती थी। मान लीजिए आप एक ही छोटे से रूम में मान लीजिए 15-20 लेबर काम कर रहे, तो वहाँ तो इतना बड़ा गर्मी या भभका पैदा हो जाएगा और आपका एक्सीडेंट का भी खतरा बना रह जाएगा। तो इनकी बड़ी ही दर्दनाक स्थिति थी। जो वहाँ के मजदूर थे, मजदूर तो उस टाइम में 1900 के टाइम में और 1800 के टाइम में खासकर सभी पूरे वर्ल्ड में जो मजदूरों की स्थिति थी वो बड़ी ही भयावह थी। मगर आज के टाइम में तो बहुत स्थिति सुधर चुकी है। आज तो मजदूरों को बहुत ही क्या नाम, उनके अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ, हम अपने कंटेक्स्ट पाते, उस वक्त क्या हुआ, इन्होंने एक हड़ताल की, एक उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया वहाँ पे कि हमें 8 घंटे की 7 से 8 घंटे की शिफ्ट लगाई जाए और 7 से 8 घंटे हमें काम करने दिया जाए और 1 हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होना अनिवार्य होनी चाहिए हम लोगों के लिए। तो इसमें बड़ा ही ये संघर्ष जो उन लोगों का रहा था, उसमें कई लोगों की बहुत जान भी गई, क्योंकि बहुत फायरिंग भी हुई थी, उसमें लड़ाई हुई मिल मालिकों और मजदूर के बीच में और पुलिस वालों के बीच में, तो बहुत जान गई। तो इस संघर्ष को, जिनकी जाने गई, इस संघर्ष को याद रखते हुए, उन मजदूर भाइयों को याद रखते हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन हम इंटरनेशनल वर्कर्स डे या मई दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था कि थोड़ा सा और हम बढ़ते कि संघर्ष के बाद 1886 में जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर थी शिकागो में, उसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। उसमें एक कानून पारित किया गया, घोषित किया गया कि हाँ, इनको 7 से 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि 1899 में ये पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की महासभा दूसरी बार आयोजित हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें कहा गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में इस दिन को 1923 से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, अवकाश माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। महोत्सव उत्तर पूर्व महोत्सव, यानी कि ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये पूरा जो सप्ताह भर चलता है ये महोत्सव, और ये कब से मनाया जा रहा है, 28 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और ये 4 मई 2022 को ख़त्म होगा, गुवाहाटी में ख़त्म होगा, इसका समापन गुवाहाटी में होगा। ये 1 सप्ताह तक चलेगा, 7 दिन तक चलेगा और ये आपके उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में चलेगा। अब नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से हो गए। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। और एक आपका और कौन हो गया, ठीक है, आप इसे आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। ये आपके 8 नॉर्थ ईस्ट के वो हो गए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डोनर किसे बोलते हैं हम, यानी कि समन्वयक निकाय डोनर मंत्रालय। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर यानी कि क्या नाम, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है 1 हफ्ते का नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो आज़ादी का अमृत महोत्सव तो पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, मगर नॉर्थ ईस्ट में किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो चलाया
चलाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इस महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। ये महोत्सव क्या है, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में विभिन्न मूलभूत पहलुओं पर चर्चा करने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे कि उसके द्वारा इसका लाभ उठाया जा सके। यानी कि जिन किन पर चर्चा करेगा, उनकी संस्कृति के बारे में चर्चा करेगा, उनके जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में चर्चा करेगा, जो उनका जो कुसीन है, जो उनका खान पान है, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेगा। तो एक समाहित करेगा, एक दूसरे में इनके कल्चर को बताएगा, जिससे एक दूसरे कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या कौन कौन से पहलू है उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। इस उत्सव में इस समृद्ध और विकसित उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए आकांक्षा, आशा और दूरदृष्टि का उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और जो त्योहार की क्या क्या थीम रहेगी, जो इसमें जैसे कि शिलोंग, ईटानगर, गंगटोक, अगरतला, आइजोल, दीमापुर, इम्फाल, ये सब इन जो मेन सिटी है, इन सब स्टेट की उनकी क्या क्या थीम रहेगी। शिलोंग की थीम रहेगी उत्तर पूर्व की निवेश क्षमता और भविष्य की ऊर्जा जरूरतें, 29 अप्रैल को इसका वो होगा। ईटानगर में आदिवासियों का कल्याण और सीमा प्रबंधन, 30 अप्रैल। गंगटोक में उत्तर पूर्व में स्मार्ट सिटी क्रांति, 30 अप्रैल। अगरतला में उत्तर पूर्व के विकास में महिलाओं की भूमिका, 1 मई। आइजोल में उत्तर पूर्व में इको टूरिज्म, 2 मई। दीमापुर में उत्तर पूर्व की कृषि, बागवानी और जैविक उत्पादन क्षमता, 2 मई। इम्फाल परिणति मनाई जाएगी, ठीक है, 3 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारा आर्टिकल है, करंट अफेयर है, वो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगर पहले ही क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर ये सिंपल क्वेश्चन आता है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि ये आपकी जो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना है, क्वार जल विद्युत परियोजना है, वो किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से और किस स्टेट से संबंध रखती है। वो किश्तवाड़ जिले के, जो जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है, उससे संबंध रखती है, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट स्टेट से संबंध रखती है। अब ये किस, एक क्वेश्चन बन जाता है, किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अब इसमें ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, कितने मेगावाट का, ये 540 मेगावाट का है, ये परियोजना 540 मेगावाट की है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना। इसके मुख्य बिंदु हम जान लेते हैं। मुख्य बिंदु में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट क्या है कि जो परियोजना है, ये सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। सिंधु बेसिन पे कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। उस सिंधु बेसिन पे ये एक क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक हिस्सा है। इस परियोजना में जो जिले में 4 और परियोजनाएं हैं, और जो 4 परियोजना है उसमें से एक परियोजना क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कि क्वार जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इस परियोजना में ये 624 मेगावाट के रन ऑफ द रिवर कीरू जल विद्युत परियोजना और 1000 मेगावाट की पाकल जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सिंधु जल संधि के बारे में हम जान लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ ही जाए। वैसे तो स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि हम जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो तब ये इसका नाम आता है, और आप इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये 1960 की भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जल संधि हुई थी, जिसे नाम दिया गया था इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि। इसके तहत क्या हुआ था कि दोनों देशों में भारत से पाकिस्तान की जो बहने वाली सिंधु बेसिन की नदियां हैं, 6 नदियों से पानी साझा करेगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों ही 6 नदियों से पानी साझा करेंगे। इनमें से तीन तो पूर्वी नदियां है, जो पूर्वी नदियां पूर्व की तरफ बहती है, ब्यास, सतलुज और रावी। इस पे पूरा अधिकार भारत का है। जबकि झेलम, चिनाब, सिंधु जो है, इस पर पाकिस्तान का अधिकार, जो पश्चिम की नदियां है, यानी कि वेस्ट वाली नदियां है। ठीक है, झेलम, चिनाब, सिंधु ये पश्चिम की नदियां है, और आपकी 3 जो ईस्ट की नदियां है, जो आपकी कौन सी है, ब्यास, सतलुज और रावी। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका सिंधु जल संधि है, उसमें से पाकिस्तान की कौन कौन सी नदियां जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, और भारत पर कौन कौन सी नदियों का अधिकार, जो सिंधु आपकी या बेसिन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत उन पश्चिमी नदियों पर रन ओवर द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है जिनके अधिकार पाकिस्तान के पास है।
ठीक है। हालांकि पिछले 5 वर्षों से भारत सरकार सिंधु बेसिन के भारत के पक्ष की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए निर्माण के प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब जो ये परियोजना है चिनाब किन के द्वारा मिलके बनाई जा रही है। देखिए जॉइंट वेंचर है CVPPL का और किसके साथ मिलके, JKSPDC के साथ मिलके और NHPC लिमिटेड के साथ मिलके। चिनाब ये CVPPL क्या है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इसके द्वारा एक कार्यान्वित की जाएगी, इसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी एक वार हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जो है। दूसरा ये किसका जॉइंट वेंचर रहेगा, ये जम्मू एंड कश्मीर आपकी जो स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो निगम लिमिटेड है, और जो आपका नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा ये दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उद्यम है, जिसे हम इंग्लिश में जॉइंट वेंचर बोलेंगे। जॉइंट मतलब संयुक्त और वेंचर मीन्स उद्यम, यानी कि एक तरह का उपक्रम है। ठीक है, इन दोनों की क्रम से कितनी भागीदारी होगी, इसकी भागीदारी होगी JSPDC की 49% और NHPCL की होगी आपकी 51% होगी। इस परियोजना में 1975.54 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जाएगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, ये तो नहीं पूछा जाएगा इसमें कितने का उत्पादन होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा फैक्ट हो जाता है जो कि याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसमें इतना पूछा जा सकता है कि मोटा मोटा ये तो दे सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये तो दे सकता है कि इसमें 2000 मिलियन यूनिट तक का उत्पादन किया जाएगा या 1800 या 1900, तो इसके आसपास की एक पूरी मोटी वैल्यू देगा, ना कि एग्जैक्ट के 1975.54 मिलियन टन, ऐसी बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, अभी केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों करना चाहे कि जो बुनियादी ढांचा है उसको एक मजबूती प्रोवाइड करने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 70 करोड़ की राशि अनुदान ग्रांट में दी है, एक तरह का दान दिया है जिसे वापस नहीं लिया जाता है। एक दान है कि आपने हमें दे दिया, लीजिए मौज कीजिए। ठीक है, NHPC ने कितना दिया, 681 लगभग 682 करोड़ का ये निवेश किया है। ये 54 महीने की परियोजना है, ये 54 मंथ के अंदर ये परियोजना बन के चालू हो जानी चाहिए। तो ये हमने इस करंट अफेयर के बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिथुआनिया में भारतीय दूतावास, ठीक है, एक नया भारतीय दूतावास खोला जा रहा है लिथुआनिया में। देखिए क्या है कंटेक्स्ट के बारे में जानते हुआ क्या कि 27 अप्रैल 2022 को जो हमारे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनके मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसने ये डिसीजन है कि लिथुआनिया में एक भारतीय दूतावास खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब लिथुआनिया क्या है, लिथुआनिया एक बाल्टिक क्षेत्र में आता है। यह जो हमारा दूतावास होगा बाल्टिक क्षेत्र में पहला भारतीय पूर्ण दूतावास होगा। ठीक है, बाल्टिक क्षेत्र में, बाल्टिक क्षेत्र कहाँ पे है, बाल्टिक क्षेत्र अगर आप देखोगे तो कहाँ पे मिलेगा ये आपको मिलेगा फिनलैंड, स्वीडन और ये आपका पोलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया और आपका रशिया से घिरा हुआ ये आपका बाल्टिक क्षेत्र है। और जितने भी मैंने नाम गिनाए ये आपके बाल्टिक कंट्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला तो यही बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं सॉरी इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने इस क्या नाम सेशन में फिर वो मैप नहीं डाल सका, मैप डाल सकता तो और अच्छा होता। नेक्स्ट टाइम मैं मैप डालने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे सिस्टम में, इस वजह से वो नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैप के जरिए मैं आपको समझा सकूँ। पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे आप मैप के पर्सपेक्टिव से ज़रूर देखो, उस चीज़ को ज़रूर देखो, वो कहाँ है, वो कितनी चीज़ों से घिरा हुआ है, उसे याद करने की कोशिश करो। दुनिया में ना ही तो ऐसा कोई टीचर है, ना ही तो ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ना तो ऐसा कोई करंट अफेयर की किताब है, मैगजीन है जो आपको ऐसा फॉर्मूला दे दे कि सारी चीज़ें रटा दे। हाँ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावेदार मिलेंगे आपको, ये कहेंगे कि हाँ हम ये रटा देंगे, वो रटा देंगे, ये करा देंगे, टिप्स वो करा देंगे, मगर
मगर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी सब्सक्राइबर को बढ़ाने की टैक्टिक्स होती है, अपनी तरफ स्टूडेंट्स को खींचने का, ज़्यादा पैसा कमाने का एक लुभावना एक टैक्टिक होती है, लुभावनी टैक्टिक होती है, जिसमें एक हमारे मासूम स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो इसलिए मेहनत खुद की अपनी ही होती है। कोई बच्चा 2 महीने में एग्ज़ाम को फाड़ देता है, कोई बच्चा 5 साल में भी नहीं फाड़ पाता है। वो रीज़न क्या है कि पढ़ने के तरीके, पढ़ने का तरीका आपका जितना बेहतर होगा उतना ही आप एग्ज़ाम को अच्छी रैंक से बहुत कम टाइम में क्लियर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से इसके मुख्य बिंदु के बारे में जान लेते हैं। अभी क्या है, देखिए ताइवान ने ये प्रस्ताव रखा कि हम जो है कि अब रियल बेसिस पे वास्तविक दूतावास खोलेंगे। उसकी अनुमति लिथुआनिया में खोलने की ये ताइवान ने ली है, मगर इस पे चीन को ऐतराज़ है, क्योंकि चीन क्या है, ताइवान एक तो एक्चुअली देखा जाए तो चीन और ताइवान के, अगर आपको नहीं पता कि पहले से थोड़े संबंध बिगड़े हुए, क्योंकि ताइवान पहले से चीन था, एक तरह से मेन चीन ताइवान ही था। मगर क्या है कि यूएसए ने जो मेन लैंड है जो चाइना का, उसको ही चाइना मान लिया। पहले ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना इसे माना जाता ताइवान को, मगर कई सारे ऐसे रीजन है जिस पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। जब हम आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा आर्टिकल आएगा इस चीज़ से रिलेटेड, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि इस पे चाइना नाराज़ हो गए। चाइना और ताइवान का 36 का थोड़ा आंकड़ा रहता है, जैसे कि हमारा इंडिया चाइना का रहता है, इंडिया पाकिस्तान का रहता है। इंडिया पाकिस्तान के तो खैर अलग ही संबंध है, पर चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा डीप में ना जाते। वैसे तो नॉलेज तो कितनी भी आप एक्सपेंड करते जाओ, एक ही लाइन पे रात हो जाएगी बोलते बोलते क्योंकि देखो जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो बोलता बहुत है, तो शायद खैर आगे बढ़ते हैं। अब लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश बन गया था जिसने 2008 में भारत में पहला दूतावास खोला था। यानी कि लिथुआनिया का जो बाल्टिक का, ऐसा नहीं कि पहला दूतावास 2008 में खुला था भारत में, नहीं, बाल्टिक जो क्षेत्र है, बाल्टिक जो देश है, जो मैंने अभी गिना है आपको बाल्टिक देश, उसका पहला ऐसा कंट्री, ऐसा वो बन गया था कि जिसने पहला अपना दूतावास इंडिया में खोला था 2008 में। अब ऐसे तो भारतीय अधिकारियों ने इससे पहले 2005 में दूतावास खोलने की मंशा जाहिर की थी, मगर हो नहीं पाया था। अब अगर थोड़ा लिथुआनिया के बारे में जान, जो लिथुआनिया की राजधानी है विलिनियस, उसमें भारत के केवल मानद वाणिज्य दूतावास की मेज़बानी है, जिसे 2015 में खोला गया था। ठीक है, और थोड़ा सा जानते हैं हम लिथुआनिया के बारे में कि जो भारत मिशन, जो ये भारत का जो मिशन है वहाँ पे वो दूतावास खोलने का, इससे हम भारत को कैसे मदद मिलेगी। देखिए आप पढ़ते भी होंगे, ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी रिवाइज करने के लिए हम जान लेते हैं कि इससे हमारे पॉलिटिकल, राजनीतिक, ठीक है, रणनीतिक, आपके जो रणनीति है, आपके रणनीति है, राजनीति है, आर्थिक जो आपके संबंध, इनमें विस्तार होगा, क्योंकि हमारा ट्रेड बढ़ेगा उनसे, इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और आपके ये सब संबंध सुधरेंगे। आपकी विदेश नीति में एक अच्छा समर्थन देखने को मिलेगा लिथुआनिया से, कि आप इवन बाल्टिक कंट्री भी और ज़्यादा एनकरेज होंगे कि हम भी अपना दूतावास वहाँ पे खोलें। तो हम बाल्टिक कंट्री एक तरह से हमारे जब आपके बाल्टिक कंट्री के दूतावास हमारे इंडिया में खुल जाएंगे तो उनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। जो हमारे इंडियन स्टूडेंट या इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है, उनको उनकी समस्याओं का निस्तारण करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अगर आपका दूतावास वहाँ पे रहेगा तो तभी तो आप वहाँ की समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। तो क्योंकि देख लीजिए इंडिया के दूतावास सभी कंट्रियों में ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे और सभी कंट्रियों से अच्छे संबंध है, वो इसी वजह से कि वहाँ पे हमारे दूतावास है, उसके माध्यम से हम वहाँ की जो सरकार है उनसे बात कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अगर कोई ऐसा मुद्दा जिससे हमें लगता है कि हमारे संबंधों में एक खटास आ सकती है, ठीक है। अब भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता की जा सकती है, लोगों से संबंध बेहतर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये